हेलो फ्रेंड, तो कैसे हो आप सभी। स्वागत करते हैं आप सभी कई बस्ती जी क्विज में। तो फ्रेंड आज जो है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 2023 के लिए मॉक टेस्ट नंबर 4 लेके आए हुए हैं, क्योंकि इससे पहले ऑलरेडी हम सभी 3 मॉक टेस्ट कंप्लीट कर चुके थे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिए हैं। देखिए जितने भी मॉक टेस्ट हैं प्लेलिस्ट बना दिए, तो आपसे जाके एक एक करके आप सभी देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस मॉक टेस्ट को। शुरू से अंत तक जरूर सॉल्व कीजिएगा और लास्ट में आप सभी अपना स्कोर भी बताइएगा कितने क्वेश्चन को सही कर पा रहे हैं। और देखिए आप सभी का लाइव क्लास जो है कि शुरू कर दिया गया है। हालांकि मॉर्निंग में एक क्लास हुआ था, जाके चैनल पर देख लीजिएगा आप सभी, और जल्दी इसका टाइम भी बता दिया जाएगा कि कब से आपका लाइव क्लास होने वाला है। फ्रेंड जो चैनल पर पहली बार है, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि बिहार पुलिस कांस्टेबल से संबंधित जो भी क्लास हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त हो सके। आइए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहला क्वेश्चन ये बन रहा है कि भारत के संविधान का कौन सा भाग नागरिकता का प्रावधान करता है, यानी कि नागरिकता से संबंधित बात किया जा रहा है यहाँ पे। अगर इन सेट में किसी भी क्वेश्चन का आंसर बताओ तो अपना आंसर आप सभी नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। चलिए क्वेश्चन 1 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप सभी। नागरिकता का जो प्रावधान किया गया है वो भारतीय संविधान के किस भाग में किया गया है? भाग 2 में, यानी ऑप्शन में भी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार से संबंधित है। भाग में 4 में क्या है? नीति निर्देशक तत्व है। भाग 1 में क्या है? तो याद रखिएगा आप सभी, संघ और उसके राज क्षेत्र का वर्णन किया गया है इसमें। अगला क्वेश्चन है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति प्रदान करता है? चलिए क्वेश्चन 2 के लिए आपसे राइट आंसर बताएंगे। कौन सा अनुच्छेद है जो कि संविधान में संशोधन करने का अधिकार प्रदान करता है संसद को? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे 368। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 368 के तहत जो कि फ्रेंड ये शक्ति प्रदान किया गया संसद को कि संविधान में वो संशोधन कर सकता है। और अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में जो संशोधन किया गया था, एक बार 24वें संशोधन और एक बार 42वें संविधान संशोधन हुआ था 1971 और 76 में। और सबसे बड़ा संशोधन जो है वो आपका 42वां संविधान संशोधन है, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धन विधेयक से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? चलिए बताएंगे इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है फ्रेंड? चलिए बताएंगे आप सभी, धन विधेयक के बारे में कौन सा कथन सही है? तो राइट आंसर ऑप्शन में से हो जाएंगे। ध्यान रखिएगा, लोकसभा का अध्यक्ष यह निर्णय करता है कि विधेयक धन विधेयक है या नहीं। ये क्या है? बिल्कुल सही है। धन विधेयक के बारे में, धन विधेयक का निर्णय कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष करता है कि वह धन विधेयक है या नहीं। तो ऑप्शन में सी करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन 4। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। निम्नलिखित में से किस देश में सबसे लंबा लिखित संविधान है? चलिए क्वेश्चन 4 के लिए राइट आंसर बताइएगा आप सभी। आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में जरूर कर दीजिएगा। इतना सा काम आप सभी जरूर कीजिएगा। और जो चैनल पे पहली बार आए, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके घंटे को प्रेस कर दीजिएगा। राइट आंसर ऑप्शन में से जाएंगे, भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। ध्यान रखिएगा आप सभी, ऑप्शन में से करेक्ट आंसर रहेंगे। क्लियर है। अब यहां से याद रखिएगा आप सभी, क्या क्या याद रखना है। जो भारतीय संविधान जो बना है इसमें जो कुछ स्रोत लिया गया है, जैसे मौलिक अधिकार ये लिया गया है अमेरिका देश से, दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। अब ब्रिटेन से क्या लिया गया है? संसदीय प्रणाली लिया गया है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? अनुच्छेद 14 है। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 14 में क्या चीज सम्मिलित है? कानून के समक्ष समानता की बात करता है अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 17 इसमें अस्पृश्यता का अंत से संबंधित है। अनुच्छेद 21 की अगर बात किया जाए, किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से संबंधित प्रावधान है अनुच्छेद 21 में। अगला है, भारत के संविधान में भाग 4 संबंधित है। चलिए बताएंगे, अभी आपको बताए थे भाग 4 के बारे में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएंगे भाग 4 में, जो कि फ्रेंड राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के बारे में चर्चा किया गया है। ये अनुच्छेद 36 से लेके आपका 51 तक है। ध्यान रखिएगा आप सभी। मौलिक कर्तव्य संविधान के भाग 4 को में है या ए कह लीजिए,
और अनुच्छेद 51 को में इसे रखा गया, यानी कि इसको बाद में जोड़ा गया। लिया गया था किस देश के संविधान से? रूस के संविधान से लिया गया था। मौलिक अधिकार की बात किया जाए तो ये संविधान के भाग 3 में है, ध्यान रखिएगा आप सभी, संविधान के भाग 3 में है। अगर अनुच्छेद की बात किया जाए, अगर अनुच्छेद की बात किया जाए तो 12 से लेके 35 तक में है ये, और लिया गया था किस देश के संविधान से? यूएसए, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया था। इसे जरूर याद रखिएगा। नागरिकता प्राप्त करने के लिए क्या क्या होना चाहिए? देशी क्रम से नागरिकता प्राप्त कर सकते हैं या पंजीकरण से भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा किस आश्रम से प्रारंभ की थी? ए राइट आंसर रहेंगे, साबरमती आश्रम से प्रारंभ की थी 1930 में। तो ध्यान रखिएगा आप सभी, याद रहेगा आप सभी को। 12 मार्च 1930 को शुरू किया था। तो कभी कभी डेट भी पूछ लिया जाता है, तो डेट को भी जरूर याद रख लीजिएगा। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? इसकी स्थापना 1885 में की गई थी एओ ह्यूम के द्वारा। तो उस समय गवर्नर जनरल जो था वो लॉर्ड डफरिन था। तो हम सभी ऑप्शन में सी को यहाँ पर टिक कर सकते थे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 में बंगाल विभाजन हुआ। अगला है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी, यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। अगर चौड़ी नदी की बात किया जाए तो अमेज़न, यह विश्व की सबसे चौड़ी नदी है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? बी राइट आंसर है, स्ट्राम्बोली को भूमध्य सागर का स्तंभ कहा जाता है। यहां से फ्रेंड आपसे याद रखिएगा, जैसे कि अभी यहां क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया गया कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो नील नदी है। अगर यही क्वेश्चन भारत में पूछ लिया जाता तब आप सभी क्या करते? गंगा मारते। ध्यान रखिएगा, गंगा जो है ये भारत की सबसे लंबी नदी है। अगर यही क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो आपका गोदावरी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा आप सभी, दक्षिण की सबसे लंबी नदी गोदावरी है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 11 है कि भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें आर्द्र सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन पाए जाते हैं? तो देखिए, आर्द्र सदाबहार वन और अर्ध सदाबहार वन जो पाए जाते हैं ये पश्चिमी घाट में पाए जाते हैं। तो यानी इसका ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर रहेंगे। ध्यान रखिएगा आप सभी। पश्चिमी घाट क्या है? तो ये आपका क्या है? गुजरात का पोर्शन है। ये घाट जो है ये आपका पश्चिमी है और ये पूर्वी घाट है आपका। अगला क्वेश्चन है, महानदी डैश से निकलती है। तो ये कहां से निकलती है? रायपुर से। ध्यान रखिएगा, छत्तीसगढ़ रायपुर से निकलती है, जो कि सिहवा पर्वत से। ये जरूर याद रखिएगा आप सभी, सिहवा पर्वत से महानदी निकलती है। और इसी पर एक बांध भी बनाया गया है जो कि हीराकुंड बांध है। कहां पे है? उड़ीसा में है। अगला क्वेश्चन है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहां स्थित है? मानस, काजीरंगा, ये सभी असम में स्थित है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में 14 क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की 10वीं अनुसूची डैश से संबंधित है। आप सभी को यहाँ कन्फ्यूजन होगा कि आप सभी 10वीं अनुसूची के बारे में पढ़े होंगे कि दल बदल से ये संबंधित है, बट दल बदल ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो कोशिश कीजिए आंसर क्या होगा। तो बी राइट आंसर हो जाएंगे, पक्ष त्याग से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, इसमें दल बदल होता है, एक दल से दूसरे दल में जा सकता है, तो यही होगा पक्ष त्याग। और देखिए, अगर 10वीं अनुसूची में दल बदल जो दिया गया है ये किस संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था? संविधान में 52वां संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। कब? 1985 में जोड़ा गया था। ध्यान रखिएगा आप सभी, 1985 में जोड़ा गया था। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 1 भारत को घोषित करता है। देखिए, अगर भाषाओं से संबंधित अगर अनुसूची की बात किया जाए तो अनुसूची 8 में भाषा से संबंधित है, जिसमें कि 22 भाषा का जिक्र किया गया है। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताएंगे आप सभी। तो ये जो घोषित करता है, संघ राज्य को घोषित करता है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर रहेंगे कि भारत क्या है? राज्यों का संघ है। अगला है, भारतीय संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है? राज्य का नीति निर्देशक तत्व, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। भाग 4 जो है फ्रेंड, ये राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख करता है। अनुच्छेद की बात किया जाए तो अनुच्छेद आपका जो हो जाएगा 36 से लेके 51 तक हो जाएगा, संविधान के भाग 4 में है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 17, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उद्देश्य पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करना है?
यहां से एक क्वेश्चन याद रखिएगा, इसमें अगर आपसे इसे पूछ लिया जाए कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिया गया है किस देश के संविधान से लिया गया है, तो याद रखिएगा आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। याद रहेगा आप सभी को, आयरलैंड देश के संविधान से लिया गया। इसे हम सभी DPSP भी कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में। राइट आंसर ऑप्शन में भी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा अनुच्छेद 44 जो है ये क्या करता है, भारतीय संविधान के उद्देश्य पूरे भारत में नागरिक के लिए समान नागरिक सहायता सुनिश्चित करता है। तो बी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मामले को कौन देखता है? तो ये जो देखता है फ्रेंड, केंद्र सरकार और राज्य सरकार देखता है। ध्यान रखिएगा, ए राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार है? तो किसी भी केंद्र शासित प्रदेश में उच्च न्यायालय स्थापित करने का अधिकार जो होता है वो संसद के पास होता है। तो याद रखिएगा आप सभी, बी राइट आंसर हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे आप सभी जरूर याद रखिएगा, जैसे यहाँ समवर्ती सूची के बारे में बात किया गया है। संविधान के अनुसूची 7 में देखिएगा तो इसमें 3 अनुसूची है, एक है संघ का, एक है राज्य का, एक है समवर्ती सूची। संघ जो कि केंद्र सरकार का होता है उस पर कानून केंद्र सरकार ही बना सकता है। ध्यान रखिएगा आप सभी, संघ जो होता है इस पर केंद्र सरकार कानून बनाएगा और राज्य जो होता है इस पर राज्य सरकार कानून बनाएगा। बट समवर्ती सूची जो होता है इसमें दोनों बना सकता है, केंद्र और राज्य दोनों। बट सबसे पहले मान्यता केंद्र सरकार को ही दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन अविश्वास प्रस्ताव के बारे में सही नहीं है? तो सी राइट आंसर रहेंगे, इसे लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है, ये सही नहीं है। सही क्या है? इसे केवल मंत्रिपरिषद के विरुद्ध ही पेश किया जा सकता है, ये सही है। उसके बाद देखिए, प्रस्ताव पारित होने के लिए 50 सदस्यों के समर्थन की आवश्यकता है, ये भी सही है। यदि यह पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को कार्यालय से इस्तीफा देना होगा, ये भी सही है। तो सही क्या नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, अविश्वास प्रस्ताव के बारे में। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 21, जीएसटी के संबंध में GSTIN का पूर्ण रूप जो है ये क्या है? देखिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आइडेंटिफिकेशन नंबर होगा। तो ऑप्शन में डी करेक्ट आंसर रहेंगे। अगला है प्रोजेक्ट 75 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो देखिए प्रोजेक्ट 75 जो है ये पनडुब्बी से संबंधित है, ऑप्शन में बी राइट आंसर रहेंगे। क्लियर है? आइए अगला क्वेश्चन है, रेपो दर से क्या तात्पर्य है? रेपो दर जो होता है ये क्या होता है? तो देखिए रेपो दर का क्या अर्थ है? तो ध्यान रखिएगा आप सभी, ए राइट आंसर रहेंगे, वह दर जिस पर वाणिज्यिक बैंक भारतीय रिजर्व बैंक से उधार लेते हैं। यानी कि कोई बैंक है जैसे कि SBI को ले लीजिए या पंजाब नेशनल बैंक को ले लीजिए, अगर पैसा का आवश्यकता है तो वो किसके पास जाएगा? ये जाएगा रिजर्व बैंक के पास, रिजर्व बैंक से ही लोन पे पैसा लेगा। तो इसी को हम सभी क्या कहते हैं? रेपो दर कहते हैं। ध्यान रखिएगा आप सभी। क्लियर है? ए राइट आंसर रहेंगे। अगला है संगीतकार जाकिर हुसैन निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? तो जाकिर हुसैन जो है ये संबंधित है तबला वादक। इससे पहले वाला सेट में आपको बताए थे सभी के बारे में, तो तबला वादक है जाकिर हुसैन। ध्यान रखिएगा आप सभी। देखिए अगर यही क्वेश्चन आपसे इसे पूछ लिया जाए फ्रेंड, यहाँ अभी रेपो दिया हुआ था, अगर यह रिवर्स रेपो रेट रहता तब क्या होता? तो तब होता है क्या कि जो बैंक है वो RBI को फिर ब्याज पर देती है पैसा। यहां से RBI से लिया पैसा, पर रिवर्स रेपो रेट में क्या होता है कि बैंक ही RBI को फिर दे देता है, तो ये रिवर्स रेपो रेट में जाता है। हालांकि वो क्वेश्चन भी लिए हैं तो वो देखिएगा, हो सकता है आज नहीं तो कल वो सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा। हरेला वृक्षारोपण उत्सव किस राज्य से संबंधित है? ये उत्तराखंड से संबंधित है फ्रेंड। अगला है ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 की मेजबानी किस शहर में होनी है? तो ये सभी को पता है कि पेरिस में होनी है। ध्यान रखिएगा। इससे पहले जो हुआ था जो 2020 में होना था बट 2021 में आयोजित किया गया था, तो ये कहाँ हुआ था? टोक्यो जापान में हुआ था। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस खेल में अवनी लेखरा ने उत्कृष्ट प्रदर्शन किया? तो निशानेबाजी में किया है अवनी लेखरा ने। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है फ्रेंड? तो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार गैस जो है
CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, हड्डी में कौन सा लवण सबसे अधिक होता है? तो हड्डी में सबसे अधिक लवण जो पाया जाता है, ये पाया जाता है कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। यानी ऑप्शन में ए राइट आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड आपके एग्जाम्स के लिए, तो आप इसे जरूर याद रखिएगा। अगला है एच बम किस पर आधारित है? कहे तो हाइड्रोजन बम जो है वो किस पर आधारित होता है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संचलन पर कार्य करता है, बट परमाणु बम जो होता है वो नाभिकीय विखंडन पर कार्य करता है। अगला है सोडा पानी की बोतल को खोलने पर कौन सी गैस निकलती है? अगर सोडा पानी का बोतल खोलिएगा तो उस समय दिखेगा सिस करके आवाज निकलती है, तो वो कौन सी गैस निकलती है उससे? तो इससे जो गैस निकलती है कार्बन डाइऑक्साइड की गैस निकलती है। इसे भी आप जरूर याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। कार्बन डाइऑक्साइड। ल्यूमेन निम्न में से किसकी इकाई है? तो आप सभी को पता होना चाहिए कि ल्यूमेन जो है ये ज्योति फ्लक्स की इकाई है। डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, माचिस की तीली में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? फ्रेंड, माचिस की तीली में जो उपयोग किया जाता है लाल फास्फोरस का उपयोग करते हैं माचिस की तीली में, तो यानी ऑप्शन में बी करेक्ट आंसर रहेंगे। आइए अगला क्वेश्चन है, इंडिका जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है निम्नलिखित में से किसके द्वारा लिखी गई थी? तो देखिए इंडिका का जो लेखक थे मेगास्थनीज थे, अभी आपको बताए थे इससे पहले वाला क्वेश्चन में कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में आया था। ये सेल्यूकस निकेटर के राजदूत थे। इसी के बुक यानी कि इंडिका में मौर्यकालीन भारत का उल्लेख मिलता है, ध्यान रखिएगा आप सभी। वैनसांग ये हर्षवर्धन के समय में भारत आए हुए थे। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आए हुए थे। अगला है स्वराज पार्टी की स्थापना किसने की? तो देखिए स्वराज पार्टी की स्थापना मोतीलाल नेहरू के द्वारा किया गया था, 1923 में किया गया था, तो इसे जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, ऋग्वेद में किस पशु को अघन्या कहा गया है? तो ऋग्वेद में जो अघन्या कहा गया है ये गाय को कहा गया है। गाय पशु को ऋग्वेद में क्या कहा गया है? अघन्या कहा गया है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था? फ्रेंड, तो ये व्योमेश चंद्र बनर्जी हो जाएगा पहला अधिवेशन का अध्यक्ष। कब हुआ था? 1885 में पहला अधिवेशन हुआ था और इसी 1885 में ही इसकी स्थापना भी की गई थी। अगला है, माउंट बेटन योजना ब्रिटिश संसद में कब प्रस्तुत किया गया था? देखिए माउंट बेटन योजना की अगर बात किया जाए तो भारत और पाकिस्तान का जो विभाजन हुआ था वो माउंट बेटन योजना के तहत ही हुआ था। उस समय का वायसराय की अगर बात किया जाए तो वह लॉर्ड माउंट बेटन ही था और इसी के नाम से ये प्रस्ताव संसद में पारित किया गया था। तो ये जो किया गया था 3 जून 1947 को किया गया था, तो डी राइट आंसर रहेंगे। अगला क्वेश्चन है, पाकिस्तान का नाम किसने गढ़ा? चौधरी रहमत अली ने गढ़ा था पाकिस्तान का नाम, यानी कि पाकिस्तान के लिए अलग मांग जो किया गया था ये चौधरी रहमत अली के द्वारा किया गया था। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? काफी पॉपुलर क्वेश्चन है। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? अबुल कलाम आजाद की आत्मकथा है। ऑप्शन में सी राइट आंसर रहेंगे। अगला है, निम्नलिखित में से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? फ्रेंड, सबसे बड़ा ग्रह की अगर बात किया जाए तो बृहस्पति, ध्यान रखिएगा बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह है सौर मंडल में। सबसे छोटा बुध है। लाल ग्रह किसे कहा जाता है? मंगल को। शुक्र ग्रह को शाम का तारा या भोर का तारा कहा जाता है, या पृथ्वी की इसे बहन भी कहा जाता है। सबसे वायुमंडल जो गर्म रहता है वो शुक्र का ही रहता है। ये सूर्य से दूरी में दूसरे स्थान पर आता है। कौन? शुक्र, वीनस जिसे कहते हैं। अगला है, भारत में मानसून की अवधि औसतन डैश अवधि का होता है? तो देखिए भारत में मानसून की जो अधिकतम अवधि जो होता है फ्रेंड 100 से लेके 120 दिन तक होता है। अगला है, भारत के दक्षिण बंगाल में निम्नलिखित में से किस प्रकार कृषि प्रचलित है? ट्रैक कृषि प्रचलित है भारत के दक्षिण बंगाल में। अगला है, FDI संबंधित है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश से संबंधित है FDI, याद रखिएगा आप सभी। अगला है, निम्नलिखित में से कौन भारत चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है?
भारत और चीन के बीच की बात किया जा रहा है, भारत और चीन के बीच। अगर यहाँ से क्वेश्चन एक आपसे से पूछा जाए कि भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है जो सीमा का निर्धारण करती है, चलिए आपसे नीचे कमेंट करके बताएंगे आपसे भी। इसके अलावा पाक और इंडिया के बारे में बताएंगे, पाक और इंडिया के बीच में कौन सी सीमा रेखा है जो भारत को अलग करती है। इसके अलावा पाकिस्तान प्लस अफगानिस्तान के बारे में बताएंगे कि कौन सी सीमा रेखा है जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है। ये तीनों पॉपुलर क्वेश्चन है जो कई बार पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो अभी पूछे थे आपको कि भारत और चीन के बीच कौन सी सीमा रेखा है, कई बार क्वेश्चन पूछ लिया गया, रिपीट क्वेश्चन होता है। तो आपसे को बताना चाहिए अरुणाचल प्रदेश में है कौन सा, मैकमोहन रेखा है। भारत और पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ड्यूरेंट लाइन है, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो सी राइट आंसर है काराकोरम गलियार जो है फ्रेंड, ये भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा है। अगला है निम्नलिखित में से कौन सी नदी 2 बार भूमध्य रेखा को पार करती है। तो यहां भूमध्य रेखा देखिए, भूमध्य रेखा भारत से होकर नहीं गुजरती है। भारत से होकर कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। अगर कोई क्वेश्चन आपसे से पूछ लिया जाए कि कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है, तो माही नदी 2 बार काटती है कर्क रेखा को। पर यहां पर भूमध्य रेखा के बारे में पूछा गया है तो जायरे होगा। जायरे जो है कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। जैसे ये भूमध्य रेखा गया तो एक बार इधर से यहां गया, उसके बाद फिर एक बार इधर से रिवर्स होके आया हुआ है, तो 2 बार काटती है। अगला है भारतीय मानक समय ग्रीनविच मध्य समय, जिसे हम सभी GMT कहते हैं, डैश से आगे हैं। तो ये 5.5 घंटा आगे होता है भारत का मानक समय ग्रीनविच मध्य से। ग्रीनविच रेखा क्या है ये देखिएगा, तो भारत पृथ्वी का ग्लोब है और ये जो लाइन है इसे ही हम सभी ग्रीनविच कहते हैं या 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। तो यहाँ पे अपना भारत देश है, तो यहाँ से जो है इस रेखा से भारत का जो समय है वो 5.5 घंटा आगे चलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन है रिवर्स रेपो रेट दर वह दर है जिस पर, अभी आपको बताए थे, एक था अभी पहले जो बताया वो रेपो रेट दर था, यहां पर क्या बताए, रिवर्स रेपो रेट दर है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो बी राइट आंसर है बैंक रिजर्व बैंक में अपना अतिरिक्त धन जमा करता है। यानी कहे तो अगर SBI के पैसा अतिरिक्त है, ज्यादा पैसा हो गया, तो ये क्या करता है, उल्टा रिजर्व बैंक को यानी कि RBI को पैसा दे देता है। तो इसे ही रिवर्स रेपो रेट कहा जाता है। फिर ये क्या करेगा, इसको ब्याज देगा। अगर पंजाब नेशनल पास के पास ज़्यादा पैसा बच गया है तो वो क्या करेगा, RBI को पैसा दे देगा, तो वो रिवर्स रेपो रेट में जाता है। अगर RBI अगर पंजाब नेशनल बैंक को पैसा देती है तो वो रेपो रेट में जाएगा। तो ये चीज़ क्लियर है आपका। अगला क्वेश्चन है इनमें से कौन हमारी संसद का हिस्सा नहीं है। तो देखिए हमारी संसद का हिस्सा क्या है, राष्ट्रपति है, लोकसभा है, ये हमारी संसद का हिस्सा है। पर मुख्य न्यायाधीश जो है फ्रेंड हमारी संसद का हिस्सा नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, राज्यसभा के सदस्य के लिए कार्यकाल जो है ये कितना है। तो कई बार बताए हैं आप सभी को राज्यसभा और लोकसभा के बारे में कि अगर लोकसभा की बात किया जाए तो लोकसभा के लिए है 25 वर्ष उम्र और राज्यसभा के लिए उम्र 30 वर्ष है बनने के लिए। अगर कोई भी राज्यसभा से प्रधानमंत्री बनता है तो उम्र 30 वर्ष और लोकसभा से बनता है तो 25 वर्ष। इसमें डिफरेंस भी है कि अगर राज्यसभा से बनते हैं आप तो आपका कार्यकाल 6 वर्ष का होगा, अगर लोकसभा से बनते हैं तो आपका कार्यकाल यहाँ नहीं 5 वर्ष का होगा, ध्यान रखिएगा आप सभी। तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। क्लियर है। अब बाकी बात आज के लिए इतना ही। आज की सेट में कुल 50 क्वेश्चन कवर किए हैं। आज के ये सेट कैसा लगा आप सभी को नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा और 50 क्वेश्चन में कितने स्कोर कर पाए नीचे कमेंट करके अपना स्कोर भी जरूर बताइएगा, ताकि सभी को पता चल पाए कि क्या सभी तैयारी किए हुए सबका ग्रोथ क्या है। तो आप सभी अपना स्कोर जरूर बताया कीजिए कि कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी, तभी जो दूसरा बच्चा है वो मोटिवेट हो पाएगा और फिर जुनून के साथ में अपना तैयारी को आगे बढ़ाएगा। तो इतना सा काम जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। अपना ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा आप सभी। फ्रेंड जाते जाते आप सभी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, आपका एक लाइक मोटिवेट कराता है। इतना सा आप सभी के लिए मेहनत करते हैं तो आप सभी का काम क्या है, वीडियो को लाइक कर देना। लाइक करने में जाता क्या है, कुछ नहीं। तो हमें उम्मीद है कि आप सभी वीडियो को लाइक करके शेयर अपने दोस्तों में करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।